इतिहास को अक्सर इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बख्तियार खिलजी के 18 घुड़सवारों द्वारा जीता गया संपूर्ण पूर्वी भारत इस्लाम के नियंत्रण में आ गया। लेकिन सच्चाई से कोसों दूर विदेशी तुर्कों को बंगाल के कुछ हिस्सों पर मजबूत पकड़ बनाने में 100 साल लग गए। विदेशी शासन को चुनौती देने के लिए देशी राजाओं द्वारा अनगिनत प्रतिरोध और जवाबी हमले की गई, जिसके परिणति हिंदू राजाओं के गठबंधन के नेतृत्व में खेनिया की लड़ाई में हुई, जिसने तुर्की के विजय को रोक दिया, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। ये वीडियो वहाँ से शुरू होता है। खेनिया की लड़ाई ने लखनौटी के सुल्तानों की शक्ति और प्रतिष्ठता को नष्ट कर दिया, जिसके दूरागामी परिणाम हुए। इसने कई हिंदू राजाओं द्वारा विद्रोह को बढ़ावा दिया, जिन्होंने पहले सुल्तानेट आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। उनमें से सबसे प्रमुख मंगलकोट के राजा विक्रमजीत घोष थे, जिन्होंने तुर्की जुए को उखाड़ फेंका। शमशुद्दीन फिरोज और रुकनुद्दीन कैकूस के बीच झगड़े से उत्पन्न राजनीतिक संकट के कारण लखनौटी स्वयं अराजकता में डूब गई। विद्रोह को दबाने के लिए सेना नहीं भेजे जा सके, लेकिन सूफी औलियों के नेतृत्व में गाजियों ने मंगलकोट पर लगातार हमला किया। विक्रम केसरी उन्हें हर समय हराने में कामयाब रहे। शाका 1239 तक फिरोज शाह और गियासुद्दीन बहादुर शाह सुवर्णग्राम पर कब्जा करने में सक्षम हो गए, जिसके कारण तनुज राय को अपने राजधानी चंद्रदीप में स्थानांतरित करनी पड़ी। लेकिन महाकालगढ़ में राजा अंशुदेव चंदबादियो बरम भोज ने विद्रोह कर दिया, लेकिन ये अधिक समय तक नहीं चला। ये जल्द ही हजरत शाह मकद्दुम के हमलों का शिकार हो गया। गियासुद्दीन बहादुर ने तब दिल्ली से स्वतंत्रता की घोषणा की। इससे तुगलक आक्रमण निश्चित हो गया। तुगलक ने बंगाल को 3 प्रशासनिक प्रभागों उलायते शादगांव, सोनारगांव और लखनौटी में विभाजित किया। इस समय तक भूदेव राय और दक्षिण राय जैसे पुराने दिग्गजों का निधन हो चुका था। फिर मंगलकोट पर तुर्कों का बार बार आक्रमण हुआ और श्रीहर्ष सेन नामक एक सामंत के विश्वासघात के कारण हिंदू शासन समाप्त हो गया। लेकिन मंगलकोट के पश्चिम में राजा महेंद्र सिंह के अधीन एक और हिंदू शक्ति का उदय हुआ, भाल्की का राज्य, जो जल्द ही लखनौटी के लिए एक नया लक्ष्य बन गया। महेंद्र सिंह अपने राज्य की रक्षा के लिए 16 से अधिक किलों का निर्माण और नवीनीकरण करने में कामयाब रहे। इसके ऊंचे टावरों ने लखनौटी से जासूस भेजने के लिए काफ़ी उत्सुकता जगाई। एक अवसर पर ऐसे कई जासूसों को पकड़कर मार डाला गया, जो सल्तनत सेना के लिए आक्रमण का निमंत्रण बन गया। लेकिन शाह बहमन गाजी के नेतृत्व वाले सेना को राजा के दामाद प्रतापादित्य के नेतृत्व वाले भाल्की सेना ने पूरी तरह से हरा दिया। सुल्तान फाखरुद्दीन मुबारक शाह के क्षेत्र में हिंदू प्रमुखों द्वारा एक और बड़े पैमाने पर विद्रोह की शुरुआत हुई। लाखनूर में बसंत चौधरी, काटवा में अकिंचन यश, पूर्वस्थली में मुकुट राय, अजामुल मुल्क सातगांव में हार गया और सुल्तनत ने फिर से दक्षिण बंगाल पर नियंत्रण खो दिया। संदीप के राजा बलराम ने सुवर्णग्राम और कोमिला पर अधिकार कर लिया, जबकि राजा परशुराम ने शेख जैनुद्दीन को हराकर महास्थानगढ़ में स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन बाद के 2 को फखरुद्दीन के जनरल भाल्की महेश्वर ने हरा दिया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। इस दौरान इलियास शाह भी सत्ता में आए और उन्होंने लखनौटी, सप्तग्राम और सुवर्णग्राम के 3 शक्ति केंद्रों को एकजुट किया। उन्होंने तिरहुट के माध्यम से नेपाल पर पहली सफल आक्रमण का नेतृत्व भी किया। लेकिन दिल्ली से उनकी स्वतंत्रता की घोषणा ने फिरोज शाह तुगलक को उन पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। इलियास शाह ने खुद को इकडला के मिट्टी के किले में बंद कर लिया।
अनेक देशी राजा प्रत्येक दल के पक्ष में थे। अकिंचन यश, उदयन कवि कनकन, मुरारी माधव, विकर्तन छठ ने फिरोज शाह तुगलक का पक्ष लिया, जबकि वरिंद्र की ओर से दमन शराज, शिकी बहान सान्याल और सुबुद्दीन नारायण भादुड़ी ने अपने राज्य की रक्षा में इलियास शाह के पक्ष लिया। शांति संधि पर हस्ताक्षर करने और दिल्ली की अधीनता के साथ खूनी घेराबंदी समाप्त हो गई। इलियास शाह द्वारा गंगा साम्राज्य पर आक्रमण का भी राजा नरसिम्हा तृतीय से जवाबी हमले को आमंत्रित करने के अलावा कोई परिणाम नहीं निकला। शमशुद्दीन फिरोज के समय से अधीनस्थ के रूप में शासन कर रहे सवर के राजाओं ने फिरोज तुगलक के हाथों इलियास शाह की हार के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। सैयद बायादुम्ना को इलियास शाह ने दोबारा इस राज्य में भेजा, लेकिन बल्लाल सेन द्वितीय ने उसे हरा दिया। शाका 1280 में इलियास शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिकंदर शाह बना और शाका 1285 तक सिकंदर ने अपने सेनापति सैयद बर्मन को झारखंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तुर्कों पर विपत्ति आई। सैयद बर्मन अपने सैनिकों के साथ जामथरा की लड़ाई में वाल्की के महेंद्र सिंह और योगेंद्र सिंह द्वारा पराजित हुए और मारा गया। लेकिन सिकंदर शाह मुकुट राय को हराने और त्रिबेनी पर विजय प्राप्त करते हुए दक्षिण बंगाल तक अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब रहे। लेकिन अपने पिता की तरह उन्हें भी फिरोज शाह तुगलक के नेतृत्व वाले शाही सेना का सामना करना पड़ा। पिछली बार की तरह उसी रणनीति की पालन करते हुए उन्होंने इकडाला के किले में शरण ली और यहाँ तक कि गंगा राजा भानुदेव तृतीय से अनुरोध करने के बाद उनसे सेना भी प्राप्त किया। फिरोज शाह ने बंगाल के जलवायु के कारण थककर युद्ध समाप्त कर दिया और दिल्ली से लखनऊटी की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। लेकिन वापस जाते समय उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। शाका 1281 तक सिकंदर शाह ने अपने पिता की तरह उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार नौसैनिक का उपयोग किया। ताम्रध्वज राज्य के उत्तरी गंगा सामंतों जैसे हिजली, काशीजोरा, मैनागढ़ ने हरिचरण दास भुइयां के नेतृत्व में अपने सेना इकट्ठी की और सप्तग्राम बंदरगाह के पास नौसैनिक नाकाबंदी की। बड़े पैमाने पर लड़ाई की परिणाम स्वरूप सिकंदर शाह की सेना तितर बितर हो गई और सप्तग्राम पर हिंदू सेना का कब्जा हो गया। इसके बाद सिकंदर शाह ने चंद्रकेतु और हाथियागढ़ राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। सैयद अब्बास अली, जिन्हें गोरा चांद के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में 21 रेजिमेंटों ने राजा चंद्रकेतु पर हमला किया। हालांकि राजा चंद्रकेतु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन छल के कारण हार गए। लेकिन उनके सामंत राजा महिदानंद के पुत्र अकानंद और बकानंद ने युद्ध के मैदान में असाधारण तीरंदाजी दिखाई, जिससे सैयद अब्बास घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तुर्कों को नहीं बख्शा गया। लेकिन हमले ने बालंदा महाविहार को नष्ट कर दिया, जो पाल युग का एकमात्र जीवित महाविहार था। लगातार हार ने सिकंदर शाह की शक्ति को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इस अवसर का उपयोग
देव राजवंश के राजा महेंद्रदेव ने पश्चिम की ओर विस्तार करने और यहाँ तक कि वहां से सल्तनत सेना को उखाड़ने के बाद नबहट्ट पर कब्जा करने के लिए किया। राजा हमीर के नेतृत्व में शिखरभूम, सामंतभूम और मल्लभूम राजाओं ने इस उद्यम में अपनी काफी मदद भेजी। पश्चिम में मालिक शारवार के नेतृत्व में नवस्थापित जौनपुर सुल्तानत ने पवित्र शहर बुक्सार पर हमला किया। वहां उसकी सेना ने ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजा हरराज के नेतृत्व में उज्जैनिया राजपूतों ने ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए जौनपुर की सेना से लड़ाई की। हालांकि वे भोजपुर से जौनपुर की सेना को खदेड़ने में कामयाब रहे, लेकिन जवाबी हमलों के बाद उन्हें जंगलों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। संघर्ष जारी रहा और उज्जैनियों ने शताब्दी तक गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। और यही वो समय था जब राजा गणेश अपनी राजनीति के माध्यम से इलिया शाही राजवंश में सबसे शक्तिशाली मंत्री बन रहे थे। जैसे कि पुराना मुहावरा है, अपने शत्रु के मित्र तब तक बने रहे जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत ना हो जाए। गणेश ने इसका अक्षरशः पालन किया। एक डला के लड़ाई में उनके समर्थन के बाद परेंद्र के शान्याल और भादुड़ी सबसे पसंदीदा थे। उनके पास पांडुआ दरबार में काफ़ी शक्ति थी। गणेश से पहले इलिया शाह के एक मंत्री कंशराम शान्याल थे, जिन्होंने इलिया शाह के निधन के बाद अपने ही कठपुतली मोइजुद्दीन को पांडुआ के सिंहासन पर बैठाने की कोशिश की थी। लेकिन इस उद्यम में दोनों को सिकंदर से अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इन सुल्तानों के साथ कठपुतली बनाकर खेलने की जिम्मेदारी गणेश नारायण भादोड़ी पर आ गया है। सामाजिक स्थिति ने उनका समर्थन किया। राज्य में सिकंदर शाह के बेटों के बीच गृह युद्ध हुआ। नुसरत शाह ने पांडुआ में खुद को ताज पहनाया, जबकि गियासुद्दीन आजम शाह ने पांडुआ पर आक्रमण करने के लिए गणेश नारायण से मदद मांगी। 32,000 से अधिक सैनिकों के साथ संयुक्त सेना ने पांडुआ पर हमला किया। गोलपाड़ा की खूनी लड़ाई सिकंदर शाह और नुसरत शाह की मृत्यु के साथ समाप्त हुई। वे व्यक्तिगत रूप से गणेश द्वारा मारा गया, जबकि गियासुद्दीन आजम नया सुल्तान बन गया। लेकिन लंबे समय तक नहीं, जल्द ही राजा गणेश द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनके बेटे सैफुद्दीन हजमा शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। राष्ट्रव्यापी अशांति फैल गई और राजा गणेश ने सभी बंधन खींच ली। हजमा शाह गौड़ से भाग गए। फिर उनके भाई शियाबुद्दीन बेयजीद शाह को गद्दी पर बैठाया गया और हत्या कर दी गई। फिर उनके बेटे अलाउद्दीन फिरोज को कुछ महीनों के शासन के बाद अपादस्थ कर दिया गया, जबकि गणेश ने पांडुआ में सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन फिरोज ने पूर्वी बंगाल पर अधिकार स्थापित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जल्द ही गणेश की सेना से हार गया और मारा गया। बिहार से गौड़ को पुनः प्राप्त करने का हमजा शाह का प्रयास निरर्थक साबित हुआ। गणेश ने मिथिला के शिवा सिम्हा के मदद से उसकी हत्या कर दी। राजा गणेश ने अब पांडुआ पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और बंगाल में मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
हिंदुओं पर अपने पिछले उत्पीड़न और हिंदुओं पवित्र स्थलों को नष्ट करने का बदला लेने लगा। सूफी औलिया, गाजी और प्रभावशाली रईसों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। इसने एक धार्मिक नेता नूर कुतुबुल आलम को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह शार्की को पत्र लिखा। जब इब्राहिम शार्की अपने सेना के साथ बंगाल की ओर बढ़ा, राजा गणेश अपने मित्र मिथिला के शिवा सिम्हा के साथ देववंश के टुकड़ियों द्वारा समर्थित और आराकान से नए शरणार्थी राजा मीन सोमोन के साथ इब्राहिम से मिलने के लिए बिहार की ओर बढ़ा। दोनों सेनाएं मुंगेर के पास मिली, जिसके बाद हुई लड़ाई में राजा गणेश ने इब्राहिम को निर्णायक रूप से हरा दिया। जौनपुर का खतरा खत्म होने के बाद राजा गणेश सर्वोच्च शासक बन गए, जिन्होंने लक्ष्मण सेना के शासन के 200 वर्षों के बाद पूर्वी भारत को पूर्ण इस्लामी नियंत्रण से मुक्त कर दिया।